नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रिंस सलमान ने भेजा न्योता। भाजपा ने सांसदों की न्यायपालिका पर टिप्पणी से खुद को किया अलग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की जनता से की शांति की अपील। बीजेपी आरएसएस पर लगाए गंभीर आरोप। एक दिन के लिए रूस यूक्रेन जंग पर लगा ब्रेक। पुतिन ने ईस्टर पर किया युद्ध विराम का ऐलान। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह की खबरों पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, बाला साहेब ठाकरे होते तो काफी खुश होते। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर 22-23 अप्रैल को हो रहा ये पीएम मोदी का खाड़ी देश में तीसरा दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री वहां के नेतृत्व के साथ मुलाकात और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें एनर्जी और डिफेंस समेत कई अहम सहमतियों पर मोहर लगेगी। पीएम इससे पहले 2016 और 2019 में 2 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस दौरे में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी काउंसिलिंग की दूसरे सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस काउंसिल के तहत आने वाली 2 कमेटियों के तहत दोनों देश लगातार संवाद और सहयोग करते रहे हैं और राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी और आर्थिक स्तर पर यह सहयोग का एक अहम द्विपक्षीय मंच है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर बयान दिया है, जिसके बाद राजनीति के मैदान में हंगामा मच गया है। इस बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। निशिकांत दुबे ने एक बयान में कहा है कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है। इन दोनों नेताओं के बयान से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये ताकतें उकसावे पर हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसा विभाजनकारी राजनीति करने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने एक खुले पत्र में आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और उसके सहयोगी अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं। इन सहयोगियों में संघ भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले संघ का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे उसका नाम बताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन सभी ने मिलकर राज्य में दुष्प्रचार अभियान शुरू किया है। वे फूट डालो और राज करो का खेल कर रहे हैं और इस तरह का वो भयावह प्लान तैयार कर रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार बीजेपी का 2027 के चुनाव में सफाया होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और फैसला मुसलमानों के पक्ष में होगा। बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि उनके पास महंगाई, बेरोजगारी के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये वक्फ एक्ट संविधान और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद कई कानून लेकर आई। पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी मुसलमानों की पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समान नागरिक संहिता के नाम पर वो मुसलमानों के अधिकार छीनना चाहते हैं। विशेष एनआईए अदालत ने महाराष्ट्र के नासिक जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालेगांव में हुए बम विस्फोट मामले में लगभग 17 साल बाद मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के उपरांत शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मुंबई के करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में लगाए गए विस्फोटक में 29 सितंबर 2008 को हुए धमाके में 6 लोग मारे गए थे। 100 से अधिक लोग इसमें घायल हो गए थे।
अभियोजन पक्ष ने शनिवार को अपनी अंतिम लिखित दलीलें दाखिल की, जिसके बाद मामले की सुनवाई समाप्त हुई है। इसके बाद विशेष न्यायाधीश A.K. लाहोटी ने मामले को फैसले के लिए 8 मई तक स्थगित कर दिया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से ठाकरे बंधुओं के मिलन के कयासों से राजनीति गरमाई हुई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच रहे मतभेदों को दरकिनार करते हुए अब दोनों भाई साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने हाल ही में उद्धव ठाकरे को साथ आने का प्रस्ताव दिया था। इसको लेकर अब शरद पवार गुट की एनसीपी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुळे ने शनिवार को कहा कि अगर अलग हुए चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के हित में फिर से एक साथ हो जाते हैं तो इसका पूरे दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। इस पर सुप्रिया सुळे ने कहा है कि राज ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में हो रहा विवाद उनके विवाद से बड़ा है। ये मेरे लिए खुशी की खबर है। अगर बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते तो वो आज बहुत खुश होते। अगर दोनों भाई महाराष्ट्र के हित के लिए फिर से एकजुट हो रहे हैं तो हमको इसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। अमेरिकी सेना ने शनिवार को उत्तरी यमन में ह्यूती ठिकानों पर 29 हवाई हमले किए। ये हमला हूती क्रांतिकारियों समिति के प्रमुख मोहम्मद अली अल हूती के जवाबी कार्रवाई की धमकी के बाद किया गया है। संगठन की ओर से संचालित अल मसीरा टीवी के अनुसार सुबह सुबह अमेरिकी हमले में सना और उसके आसपास के कई स्थानों के अलावा सादा और अल जग प्रांतों को भी निशाना बनाया गया है। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने ईस्टर के मौके पर एक दिन के सीज फायर की घोषणा की है। हालांकि पुतिन ने ऐसी ही उम्मीद यूक्रेन से भी जताई है। पुतिन ने रूसी सैनिकों को शनिवार शाम 6 बजे से लेकर रविवार के अंत तक किसी भी तरह का हमला न करने का आदेश दिया है। पुतिन ने फैसले की घोषणा करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन भी रूस के फैसले का सम्मान करेगा और इसमें सहयोग करेगा। हालांकि पुतिन ने अपनी सेना को किसी भी हमले के लिए तैयार रहने का भी निर्देश दिया है। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद भारतीय भगवा अनार की पहली खेप समुद्री मार्ग से अमेरिका पहुंच गई है। ये एक ऐतिहासिक कदम है जिससे भारतीय फलों को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिल रही है। फरवरी 2025 में दिल्ली से रवाना हुई 4200 बक्सों की खेप अब न्यूयॉर्क पहुंच गई है। अमेरिका में भारतीय अनार भेजना पहले आसान नहीं था। कड़े आयात नियम और लंबी दूरी के कारण किसान और व्यापारी काफी परेशान रहते थे। लेकिन 2023 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ विशेष व्यापार समझौता इस बदलाव की वजह बना है। अब भारतीय अनार को समुद्र के रास्ते भेजने की अनुमति मिली है, जिससे लागत में भी कमी आई है और गुणवत्ता बरकरार रहती है। IPL 2025 में शनिवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया मुकाबला शानदार रहा। एक तरफ जहां 24 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार डेब्यू से क्रिकेट जगत को हैरान किया, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की। राजस्थान के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव IPL में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने अपने IPL करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने का बड़ा कारनामा किया। उन्होंने 20 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 34 रनों की पारी खेली। वैभव की इस तूफानी पारी ने राजस्थान रॉयल्स को शानदार स्टार्ट दिया, जिससे लखनऊ के गेंदबाज प्रेशर में आ गए और पहले विकेट के लिए 9वें ओवर का इंतजार करना पड़ा। शानदार स्टार्ट मिलने के बावजूद राजस्थान की टीम आखिर में लड़खड़ा गई और लखनऊ के धाकड़ गेंदबाज अवेश खान ने आखिरी ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को रोमांचक जीत दिला दी। खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।